जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे स्वस्थ है, मस्त है और तंदुरुस्त है। नए दिन के साथ एक न्यू क्लास की शुरुआत लेकर आप सभी के बीच में मैं हाजिर हूं। जैसा कि आप लोगों को सभी को इंतजार था काफी समय की सर मैथ की क्लास आखिर में कब होगी, क्लास 12 की। तो लो भैया जी, क्लास 12 की मैथ की क्लास भी स्टार्ट हो चुकी है और शुरुआत कर रहे हैं हम फर्स्ट चैप्टर से, जिसका नाम है संबंध एवं फलन। इस चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो इस चैप्टर को आप लोगों ने क्लास 11th में भी अच्छे से पढ़ा है। क्लास 12 का नाम आते ही बच्चों के दिमाग में एक चीज आ जाती है कि सर ये क्लास 12 जो है वो बोर्ड एग्जाम है और बोर्ड में मार्क्स आना अच्छे बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि यहीं से आप लोगों का जो है करियर की एक स्टार्टिंग होती है, मैं ये कह सकता हूं, क्योंकि यहीं से आप लोग डिसाइड करते हो कि आप जैसे इंजीनियरिंग कर रहे हो, आप या डॉक्टर बन रहे हो, आप यहाँ पर डिफेंस में जा रहे हो, क्योंकि इसके बाद क्या आपके रास्ते जो है वो खुलते हैं। ये आप लोगों का दूसरा पड़ाव था। पहला पड़ाव क्लास 10th था जो कि आप लोगों ने काफी अच्छे से कंप्लीट किया, और अब इस दूसरे पड़ाव में अगर आपको अच्छे से मेहनत करोगे तो बहुत बढ़िया और अच्छे नंबर मिलेंगे। साथ ही साथ आपका रिजल्ट आपके अकॉर्डिंग रहने वाला है। इसीलिए क्लास 12 को सीरियस मोड पर जो है लेकर अच्छे से पढ़ाई करना और शुरुआत से पढ़ाई करना, ताकि आप अपने सपनों के साथ साथ अपने माँ बाप के सपनों को भी पूरा कर पाओ। और जो आप लोगों ने ठाना है कि क्लास 12 में मुझे इतने % बनाने ही हैं, तो वो आपके आसानी से बन पाए। क्योंकि अगर आप लोग शुरुआत से पढ़ोगे तो लास्ट में आप लोगों को ज्यादा मेहनत नहीं करनी होगी। जो बच्चे शुरुआत से मेहनत करते हैं तो वो लास्ट में बहुत आराम से समय अपना निकालते हैं, क्योंकि एग्जाम टाइम में क्या होता है कि बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। लेकिन अगर आप लोगों की प्रिपरेशन स्टार्टिंग से है तो प्रेशर आप लोगों पर नहीं होगा। आप लोग शांति से अपना सिलेबस भी कंप्लीट करोगे और काफी सारे जो है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए या रिविजन्स हो गए या टेस्ट हो गए, सैंपल पेपर्स हो गए, सब ऑन टाइम आप लोग लगाते रहोगे। तो क्लास 12 को आप लोग सीरियस जरूर लीजिएगा। और अगर आप लोगों का टारगेट है गणित में 100 में से 100 नंबर लाने का, मैं विश्वास दिलाता हूं, मैं आपके साथ हूं। 100 में से 100 नंबर आएंगे, बस पूरे ध्यान से और अच्छे से मेहनत करना। तो मेनली आज हम यहाँ पर संबंध एवं फलन की बात करेंगे। अब संबंध एवं फलन, इसमें आप जो है काफी सारी चीजें देखोगे। संबंध के प्रकार, फलन, फिर फलन को भी हम आगे पढ़ेंगे। क्योंकि क्लास 11th की अगर मैं बात करूं तो क्लास 11th में आप लोगों ने संबंध फलन में थोड़ा बहुत ही पढ़ा है। जैसे कि शुरुआत आप लोगों की होती है समुच्चय के कार्तीय गुणन से, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा आप आगे चलते हो, क्रमित युग्म वगैरह देखते हो, संबंध क्या होते हैं इसको सीखते हो और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हो, है ना। लेकिन यहाँ क्लास 12th में आप लोगों को संबंध एवं फलन सीखने के लिए बहुत ध्यान से और अच्छे से, क्योंकि ये आप लोगों का क्लास 12th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर ये समझ में आ गया तो आगे के चैप्टर्स में आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा और आसानी से आप लोग सारे चैप्टर्स कवर कर पाओगे। तो संबंध एवं फलन में आज हम मेनली परिचय के बारे में बात करेंगे और संबंधों के क्या क्या प्रकार होते हैं, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट के साथ में इस चैप्टर की हम स्टार्टिंग करने वाले हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं। आप लोगों को मैं यहाँ पर हर क्लास का अपना होमवर्क दूंगा, जिसका लिंक आप लोगों को या तो कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर होमवर्क लिंक देख सकते हैं और होमवर्क जरूर अटेंड करिएगा। क्योंकि इससे आप लोगों को यह पता चलेगा कि उस टॉपिक से रिलेटेड क्या आप लोग क्वेश्चन कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि अगर आप लोग होमवर्क करोगे तो इससे आप लोगों की प्रैक्टिस भी होगी और आप लोगों का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। इसीलिए मैं सभी बच्चों से कहना चाहूंगा, क्लास का होमवर्क आप लोग जरूर कीजिएगा। होमवर्क अगर आप लोग करते हो तो कहीं ना कहीं आपको ये रियलाइज होगा, ये फील होगा कि हाँ, मुझसे क्वेश्चन बन पा रहे हैं, कहीं मैं गलती नहीं कर रहा हूं, मेरा ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर है। तो इसीलिए आप सभी बच्चे होमवर्क जरूर कीजिएगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं एक अच्छे से मोटिवेशन के साथ में। आज का हमारा मोटिवेशन है, मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी भी नहीं जीत सकता है। आप लोगों ने देखा होगा, अगर इंडियन टीम क्रिकेट मैच एक कोई हार गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आगे वर्ल्ड कप नहीं जीत सकती। भाई खेल में जो है हार जीत चलती रहती है। लेकिन अगर मान लो आपने पहले ही सोच लिया, इंडियन टीम पहले ही सोच ले कि नहीं यार, पहला मैच अगर हम हार गए तो आगे के भी हार जाएंगे, तो फिर तो उनको कोई भी नहीं जीता सकता, है ना। तो इसीलिए कहा गया है कि मन से हारा हुआ इंसान कभी भी नहीं जीत सकता, लेकिन मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है। और इस बात को जीवन में ध्यान रखना। और अगर आपका टारगेट गणित में 100 में से 100 नंबर लाने का है तो मैं विश्वास दिलाता हूं, पूरी क्लास को अच्छे से और ध्यान से अटेंड करना और साथ में हर चैप्टर को मैं कंप्लीट करवाऊंगा। बस आप लोगों को पूरा फोकस रखना है। ओके, हमारा शुरू से टारगेट है गणित में 100 में से 100 नंबर लेकर आने का। चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं समुच्चय के कार्तीय गुणन की। ठीक है, अब समुच्चय क्या होता है ये क्लास 11th में आप लोग पढ़ चुके हो। ठीक है, वेल डिफाइंड याद है वर्ड आप लोगों को मैंने बताया था समुच्चय के बारे में। ठीक है, अब कार्तीय गुणन का मतलब क्या आता है? कार्तीय गुणन का मतलब ही होता है सीधा क्रॉस से। किससे होता है? क्रॉस से। ठीक है, ए क्रॉस बी, है ना, या बी क्रॉस ए।
अब ए क्रॉस बी का मतलब क्या है, मान लो आपके पास में, समझना एक छोटी सी बात को, एक समुच्चय है ए और इसके अवयव है ए बी, ठीक है, और एक समुच्चय आपके पास में बी, अब इसके अवयव है 1 और 2, ठीक, क्लियर। अब आपको सबसे पहले यहां पर क्या करना है, ए क्रॉस बी लिखना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले समुच्चय ए के पहले अवयव का संबंध इसके पहले अवयव से, इसके पहले अवयव का संबंध इसके दूसरे अवयव से, यही करोगे। मतलब ए का संबंध 1 से और ए का संबंध 2 से, इसी तरह से बी का संबंध 1 से और बी का संबंध 2 से, क्लियर। अब मान लो आपको अगर कहा जाता है कि बी क्रॉस ए लिखिए, तो बी क्रॉस ए लिखने के लिए आप क्या करते हैं, सबसे पहले बी वाले के प्रथम अवयव को लेते हैं। बी का प्रथम अवयव क्या आपके पास में 1, तो 1 और ए, फिर 1 का संबंध बी के साथ में, 2 का संबंध ए के साथ में और 2 का संबंध बी के साथ में, क्लियर। ये आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है, मुझे नहीं लगता यहां तक किसी को कोई परेशानी या किसी को कोई डाउट होगा। चलो नेक्स्ट आता है समुच्चयों का कार्तीय गुणन, ठीक है। अब इसकी हम मेनली डेफिनेशन की बात करते हैं, आखिर में इसकी डेफिनेशन किस तरह से होती है। दो अरिक्त समुच्चय, अरिक्त समुच्चय मतलब जिसमें कोई ना कोई अवयव जरूर होना चाहिए। एक समुच्चय आपके पास में ए है और एक आपके पास में बी, इनका कार्तीय गुणन मतलब कि ए क्रॉस बी उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय है, क्रमित युग्मों का समुच्चय है। अब क्रमित युग्म क्या होते हैं, क्रमित युग्म का मतलब हो गया ये आपको जो नजर आ रहे हैं, ये जो पेयर नजर आ रहा है इसको कहते हैं हम क्रमित युग्म। क्या कहते हैं, क्रमित युग्म। इंग्लिश में कहा जाता है इसे ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, क्लियर। इस वाले घटक को हम कहेंगे प्रथम घटक, क्या कहेंगे, प्रथम घटक, ठीक, और इसको कहेंगे हम द्वितीय घटक। ओके, क्लियर यहां तक। मुझे नहीं लगता किसी को कोई परेशानी या किसी को कोई डाउट होगा। जिसका प्रथम घटक समुच्चय ए से तथा द्वितीय घटक बी से लेकर बनाया जाता है। ओके, जैसे कि एक समुच्चय आपके पास में ए, इसके अवयव है 1 2 3, एक समुच्चय आपके पास में बी, इसके अवयव है ए बी सी। मतलब एक का संबंध आपका ए के साथ में भी होगा, एक का संबंध बी के साथ में भी होगा, एक का संबंध सी के साथ में, एक का संबंध ए के साथ में, एक का संबंध बी के साथ में, एक का संबंध सी के साथ में, 2 का संबंध ए के साथ में, 2 का संबंध बी के साथ में, 2 का संबंध सी के साथ में, 3 का संबंध ए के साथ में, 3 का संबंध बी के साथ में, 3 का संबंध सी के साथ में, क्लियर। तो ये आप लोगों को जो मिल रहे हैं, ये क्रमित युग्मों का जो समुच्चय मिल रहा है, एक तरह से हम इसे ही क्या कहेंगे, कार्तीय गुणन कहेंगे, ठीक है। अब यहां पर आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखोगे, अगर कहा गया है ए क्रॉस बी, तो पहले आप एक समुच्चय ए के अवयव लोगे और फिर आप बी के लोगे। अगर आपको कहा जाए बी क्रॉस ए, तो पहले आप बी के अवयव को लोगे, ठीक है। बी क्रॉस ए कहा जाता है तो एक का संबंध एक के साथ में, एक का संबंध 2 के साथ में, एक का संबंध 3 के साथ में, इस तरह से ये हमारा पूरा आगे चलता कंप्लीट होता हुआ। ओके, चलो नेक्स्ट आता है क्रमित युग्मों की समानता। अब क्रमित युग्मों की समानता क्या होती है, क्रमित युग्म तो आप लोगों को पता चल गया कि क्रमित युग्म आखिर में होता क्या, ठीक है। 2 क्रमित युग्म समान होते हैं, कोई भी 2 क्रमित युग्म समान होंगे कब, यदि और केवल यदि उनके संगत प्रथम घटक और द्वितीय घटक क्या हो, समान हो। 2 क्रमित युग्म समान होंगे कब, जब उनके प्रथम घटक और द्वितीय घटक समान हो। जैसे कि 2 क्रमित युग्म आपके पास में, एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। अब ये दोनों आपस में कब बराबर होगा, जब इसका प्रथम घटक और इसका प्रथम घटक बराबर हो, इसका द्वितीय घटक और इसका द्वितीय घटक बराबर हो, क्लियर। आगे बात समझ में। चलिए नेक्स्ट, जहां किसी समुच्चय ए क्रॉस बी के अवयवों का प्रथम घटक समुच्चय ए का अवयव तथा द्वितीय घटक समुच्चय बी का अवयव होता है, वही जो अभी मैंने आपको यहां पर बताया है, क्लियर। इतना आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चे को किसी तरह का डाउट या कोई परेशानी होगी यहां तक। चलो नेक्स्ट आता है कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्या। अब कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्या कैसे निकालते हैं। यदि ए में m अवयव है, मान लो समुच्चय ए है आपके पास में, इसमें अवयवों की संख्या कितनी है, m अवयव है, ठीक। इसी तरह से समुच्चय बी, इसमें अवयवों की संख्या कितनी है, n अवयव है, कितनी है, n अवयव है, ठीक। तो ए क्रॉस बी में m n अवयव होंगे। अगर मैं यहां पर बात करता हूं ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या, तो समुच्चय ए में अवयवों की संख्या गुणा समुच्चय बी में अवयवों की संख्या, तो इसको क्या लिख सकता था मैं, mn लिख सकता था, ठीक है, क्लियर। मान लो अगर तुमसे कहा जाता बी क्रॉस ए में अवयवों की संख्या कितनी होती, तो समुच्चय बी में कितने अवयव, n, समुच्चय ए में m, तो ये हो जाता mn अवयव, ठीक। फॉर एग्जाम्पल समुच्चय ए में अवयव है ए बी सी, क्लियर। समुच्चय बी में अवयव है 1 और 2, तो आपसे बोला जाता है कि ए क्रॉस बी में अवयव कितने होंगे, बताओ भाई।
एक रो से बी में अवयवों की संख्या कितनी होगी? समुच्चय ए में कितने अवयव? 3। समुच्चय बी में कितना अवयव? 2। दोनों को गुणा करोगे कितना मिलेगा? 6। इस तरह से हम इसे सॉल्व करते हैं। यहां तक क्लियर? अच्छे से समझ में आ गया? चलो, यदि ए तथा बी अरिक्त समुच्चय हैं और ए या बी में से कोई अपरिमित है, तो एक रोस बी भी क्या रहेगा? आपका अपरिमित समुच्चय होता है। ये बेसिक चीजें समुच्चय की मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि संबंध एवं फलन में जब आप लोग पढ़ोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी कि अच्छा ये चीजें होती हैं। ठीक है, क्लियर? चलो नेक्स्ट, दो क्रमित युग्म आपके पास में यहां पर है। ठीक है, ए बी और एक्स वाई। तो ए किसके बराबर होगा? ए बराबर होगा एक्स के और बी बराबर होगा वाई के। ठीक है, ए बराबर एक्स के और बी बराबर वाई के। तो समुच्चय ए में अवयवों की संख्या, ठीक है, कितनी है? m। समुच्चय बी में अवयवों की संख्या कितनी है? n। तो समुच्चय ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी? mn। क्लियर? चलो, अब हमने क्या कहा, अगर मान लो समुच्चय ए में एक ए अवयव है और समुच्चय बी क्या में आपके पास में 5 है, अगर इसका गुणा करोगे तो ये किसके इक्वल होगा? 5 के बराबर होगा। और एक बात और ध्यान रखना, ए क्रॉस बी में अवयव के, ए क्रॉस बी के अवयव, ठीक है, जो आपको मिलेंगे वो सारे उपसमुच्चय जो मिलेंगे और बी क्रॉस ए के जो मिलेंगे ये हमेशा नॉट इक्वल टू रहेंगे, बराबर कभी भी नहीं होंगे। ओके, ये 3 चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। कैसे? रीजन क्या है उसका? रीजन देखो ये है, यहां पर देखना, अभी हमने ए क्रॉस बी की बात की तो देखो A1 A2 B1 B2 है ना। अब इधर 1A 1B, क्या ये बराबर आ रहे हैं? नहीं आ रहे ना, इसीलिए। ओके, यही रीजन है और कुछ नहीं है। चलो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं क्वेश्चन को, फिर चलते हैं संबंध फलन की तरफ हमारे पूरे। तो ये हो गया x/3 प्लस 1 और y माइनस 2/3 बराबर 5/3, 1/3। आपको x और y के मान ज्ञात करने हैं। क्लियर? तो क्या करोगे, इसको इक्वल कर दोगे इसके और इसको इक्वल कर दोगे इसके। तो x/3 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा? 5/3। इसी तरह से y माइनस 2/3 बराबर 1/3। तो ये हो जाएगा x/3 बराबर 5/3 माइनस 1। तो x/3 बराबर एलसीएम आ जाएगा 3, 5 माइनस 3। तो x/3 बराबर 2/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास में, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3x बराबर 6। तो x का मान कितना है यहाँ से? 2। x का कितना मान आया आपके पास में? 2। इसी तरह से इसको सॉल्व करोगे, इसको इधर भेजोगे तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 2/3। तो y बराबर एलसीएम आया 3, तो 1 प्लस 2, तो ये हो जाएगा आपके पास में y बराबर 3/3। तो y बराबर 1, x का मान 2 और y का मान आपको 1 प्राप्त होता है। क्लियर? ये आपको अच्छे से समझ में आ गया है। मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चे को किसी तरह की कोई डाउट या कोई परेशानी होगी। चलो, अब हम यहाँ पर बात करेंगे मेनली संबंध की। किसकी बात करेंगे? संबंध की। आखिर में रिलेशन होते क्या है ना। जैसे कि अभी तक अगर संबंधों की बात की जाए, डेली लाइफ के हमारे जो संबंध होते हैं, है ना, जैसे कि मम्मी पापा, चाचा चाची, मामा मामी, दादा दादी, नाना नानी, है ना, ठीक है, इस तरह के भाई बहन, इस तरह के सारे हमारे संबंध होते हैं। क्लियर? लेकिन यहाँ पर मैथ के संबंध कुछ अलग होंगे, इसको ध्यान से समझना। एक समुच्चय है आपके पास में ए, इसके अवयव है आपके पास में 1 2 3 4। एक समुच्चय है आपके पास में बी, इसके अवयव है 3 4 5 6 और 7। क्लियर? ये है। अब हमें बात यहाँ पर देखना है कि इनके संबंध आखिर में क्या है। तो देखो, संबंध की हम बात करते हैं, ठीक है, इस तरह से हम बनाते हैं आरेख, है ना। अब संबंधों को हम पहले तो मैं बता देता हूँ, 2 तरह से जो है निरूपित करते हैं। एक तो रोस्टर रूप हो गया और एक समुच्चय निर्माण विधि हो गया, जो कि आप लोग क्लास में पढ़ चुके हो ऑलरेडी प्रीवियस क्लास के अकॉर्डिंग। देखो, इसके अवयव क्या है? 1 2 3 4। इसके हैं 3 4 5 6 और 7। क्लियर? ये समुच्चय ए है और ये समुच्चय बी है। ए का बी में संबंध हम देख रहे हैं। ओके, ध्यान से देखना। 1 का संबंध 3 के साथ में, 2 का संबंध 4 के साथ में, ठीक है, 3 का संबंध 5 के साथ में, 4 का संबंध 6 के साथ में। तो कुल मिला के इधर वाले जितने भी अवयव हैं उन सभी अवयवों का इधर वाले अवयव से संबंध। ठीक है, क्लियर? बस ये आपका संबंध है। आगे बात समझ में? अब इनके बीच में आखिर में ये लॉजिक लग क्या रहा है
कि हमें कैसे पता चलेगा कि सर इस तरह से इस रूप में जो है यहाँ पर संबंध इनका बन रहा है। तो देखो सबसे पहले हम इसको देखते हैं, यहाँ पर आर में रिलेशन ए का संबंध किसके साथ में, बी के साथ में, ए का संबंध किसके साथ में, बी के साथ में। ठीक है, ये उदाहरण से मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना रहे। चलो तो अब यहाँ पर देखोगे सबसे पहले रोस्टर रूप। रोस्टर रूप बड़ा आसान है, रोस्टर रूप लिखने में दिक्कत नहीं आती है ना। रोस्टर रूप क्या कहता है कि 1 का संबंध 3 के साथ में, 2 का संबंध 4 के साथ में, 3 का संबंध 5 के साथ में और 4 का संबंध 6 के साथ में। ये हो गया आपका रोस्टर रूप। लेकिन अब हमें बात करनी है समुच्चय निर्माण रूप की। किसकी बात करनी है, समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, चलो अब मैं अगर समुच्चय निर्माण रूप देखता हूं तो यहां पर देखो इधर वाले अवयवों को देखना और इधर वाले अवयवों को देखना। ठीक है, तो r बराबर है ना एक्स वाई सच दैट। ठीक है, अब 1 का संबंध किसके साथ में, 3 के साथ में। ठीक है, क्लियर। अब यहां पर देखोगे तो यहां से ये हो गया हमारा x, भाई इसको हम कहेंगे x और इसको कहेंगे हम y। क्लियर, तो यहां से देखोगे y आपको कभी मिल रहा है, y आपको मिल रहा है x प्लस 2 पर, y का भी मिल रहा है x प्लस 2 पर, जहां पर x जो है a का भी सदस्य है और x b का भी सदस्य है। ठीक है, क्लियर। चलो तो ये हो गया आपका समुच्चय निर्माण रूप। इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि x का मान 1 रखोगे तो y का मान 3 मिलेगा, x का मान 2 रखोगे y का मान 4 मिलेगा, x का मान 3 रखोगे y का मान 5 मिलेगा, x का मान 4 रखोगे y का मान 6 मिलेगा। इस तरह से हम इसे सॉल्व करते हैं। मुझे लगता है यहाँ तक आप लोगों को बड़े आसानी से और बड़े प्यारे तरीके से समझ में आ गया होगा, किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई डाउट नहीं रहा। ओके, अब हम चलते हैं थोड़ा सा और देखते हैं इसके आगे और एग्जांपल्स। ठीक है, उदाहरण 2 की बात करते हैं, उदाहरण 2 की बात करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट बना देता हूं मैं। देखो एक समुच्चय आपके पास में P और एक समुच्चय आपके पास में Q। यहां लिख देता हूं मैं, ये समुच्चय है P और ये समुच्चय Q। इनके रिलेशन की बात करेंगे। इसके अवयव है 1 2 3 4 और इसके अवयव है A B C D। अब ध्यान से देखना, 1 का संबंध A के साथ में, 2 का संबंध भी A के साथ में और 3 का संबंध B के साथ में। ठीक है, क्लियर। चलो तो अब आपको यहां पर ये बताना है कि प्रांत क्या होगा, परिसर क्या होगा, है ना। तो अगर आपको इसको रोस्टर रूप में लिखना है तो आप लोग लिख सकते हो। क्या लिखोगे, 1 का संबंध 1 के साथ में, 2 का संबंध 1 के साथ में, 3 का संबंध B के साथ में। ठीक है, अब हमसे यहाँ पर 3 ही चीजें पूछी जाती है। एक तो पूछी जाती है प्रांत, ठीक है, एक पूछा जाता है परिसर, डोमेन, रेंज और सहप्रांत। सहप्रांत, ये 3 चीजें आपसे पूछा जाती है। ठीक है, क्लियर। इसको कहते हैं हम इंग्लिश में डोमेन, इसको कहते हैं रेंज और इसको कहते हैं हम कोडोमेन। क्लियर। यहां से बेटा अगर आप ध्यान से देखते हो तो एक बात समझना, इधर वाले वो अवयव, इधर वाले मतलब कि इस समुच्चय x के वो अवयव है ना, इन सबको हमने लिया x, तो ये वाले वो अवयव जिनका संबंध इधर वालों से है, तो इसमें किस किस का संबंध है, 1 का, 2 का और 3 का। तो हम इस कहेंगे कि इसका प्रांत क्या होगा, 1 2 3। क्लियर। परिसर क्या होगा, इधर वाले वो अवयव, इधर वाले वो अवयव जिनका संबंध इधर वालों से है, तो केवल a और b का संबंध है, तो इसका परिसर हो जाएगा AB। क्लियर। सहप्रांत क्या होगा, इधर वाले सारे अवयव, ठीक है, तो सारे ले लोगे तो ABCD, ये इसका सहप्रांत हो गया। क्लियर। अगर मैं यहां पर देखता, इसके अकॉर्डिंग अगर मैं लिखता तो प्रांत क्या है आपका, इसके अकॉर्डिंग प्रांत है आपका इधर वाले वो अवयव जिनका संबंध इधर वाले से है, तो 1 2 3 4 सभी का है, तो इसका प्रांत हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक। दूसरा परिसर, परिसर, परिसर मतलब इधर वाले वो अवयव, इधर वाले वो अवयव जिनका संबंध इधर वालों से है, तो 3 4 5 और 6 का ये केवल, तो परिसर हो जाएगा 3 4 5 और 6। सहप्रांत, सहप्रांत इधर वाले वो अवयव, इधर वाले वो अवयव जिनका संबंध इधर वाले अवयव से, तो 3 4 5 6 और 7, सॉरी इधर वाले सारे अवयव। सहप्रांत में क्या लेंगे हम, सहप्रांत में ये जो द्वितीय घटक नजर आ रहे हैं इसके सारे अवयव ले लेंगे।
तो 3, 4, 5, 6 और 7। इस तरह से हम इसे लिखते हैं। मुझे नहीं लगता यहाँ तक किसी को कोई परेशानी या किसी को कोई डाउट होगा। यहाँ तक आप लोगों को बड़ी आसानी से सब कुछ समझ में आ गया होगा।